नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ बेसिकली आज प्रैक्टिस सेट देखने वाले नेशनल जीके का, जो हमारा 30 प्रश्न जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले 2 मंडे हमारा जेएसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 2016 का, 2012 और 2015 का। तो आज यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस आप लोगों को मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कैपिटल करेंसी हो, सारी चीज़ें किस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी के बेस पे करने वाले हैं। सारा हम लोग का बिल्कुल जिस प्रकार से सिलेबस में दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा आप और स्टडी फॉर गोल्स का बेनिफिट्स अगर लेना चाहते हैं तो आपको हमारा जो स्टडी फॉर गोल्स का ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले से जाके। ठीक है, प्ले स्टोर से जाके आप इसे इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फ्री में भी प्रोवाइड किए गए हैं और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कोटा का हो, नागपुरी का हो, लैंग्वेज पेपर का हो, जेएसएससी सीजीएल का हो, प्रीवियस ईयर हो, झारखंड का मीन्स जो हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे सेट चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की गई है फ्रेंड्स, और काफ़ी कम प्राइस में रहता है। आप लोगों को ध्यान में रखते हुए स्टडी फॉर गोल्स काम करता है फ्रेंड। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए हमारे ऐप को। ठीक है, और आप अगर नए हैं इस चैनल में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो चलिए फ्रेंड्स, जो हम 30 प्रश्न हैं जहाँ आपको प्रश्न सही करने के एक प्रश्न सही करने के 3 नंबर दिए जाते हैं, फिर अगर गलत होता है प्रश्न तो वहाँ एक नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिलेबस बेस्ड है। 30 प्रश्नों का हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ठीक है, करंट अफेयर्स से है। कहाँ के ऐतिहासिक कर्णकोट टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं? तो ये करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फतेहाबाद हरियाणा से यहाँ पे महाभारत के समय में जो मिट्टी के बर्तन के जो साक्ष्य होते हैं वो प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न 2 देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुस्क बूजी चावल और रजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली जो होता है, जीआई टैग दिया जाता है वो किसी स्थान का बहुत खास चीज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ठीक है, ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुल्गारिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, बुल्गारिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको मैं बता चुकी हूँ कैपिटल करेंसी और इन सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। अगर करंट में कोई, जैसे यूक्रेन काफ़ी अभी न्यूज़ में बना रहता है, तो इनका चाहे तो पूछ सकता है कि करेंसी क्या है या कैपिटल क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बुल्गारिया की राजधानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोफिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये साउथ ईस्ट यूरोप का एक कंट्री है, क्योंकि जैसे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, हम लोग जैसे एशिया महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप का ये एक देश है सोफिया। ठीक है, इसके अगर नॉर्थ उत्तर में बात करें तो रोमानिया कंट्री आता है। इसके पश्चिम में, सोफिया के पश्चिम में सर्बिया और मैसेडोनिया आते हैं, और इसके दक्षिण में ग्रीस और तुर्की का नाम आप सुने होंगे। यहाँ भूकंप भी अभी कुछ टाइम पहले आया था। ठीक है, तो तुर्की का नाम भी बदल के तुर्की रख दिया गया है। और इसके ईस्ट में मीन्स पूर्व में, सोफिया के पूर्व में क्या है तो काला सागर है। ठीक है, तो काला सागर का भी नाम आप सुने होंगे। और इसकी मुद्रा क्या है, करेंसी? तो बुल्गारियन लीव इसका करेंसी है। ठीक है, LEV। तो आपको मैं करेंसी भी साथ साथ बता दे रही हूँ। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका रैंड इसकी मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो कहाँ पे ये पहला शून्य कार्बन, जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोएडा इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें मुझे पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इधर यहाँ लेखक के बारे में दिया गया और इधर पुस्तक के बारे में दिया गया है। तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीखे फिरोजशाही लिखा गया था। तो ये मध्यकालीन भारत का टॉपिक है, तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके अलावा ये इसका इधर जो बुक है, पुस्तक, ठीक है, तारीखे मोहम्मदी, ये बनायूनी के बारे में, मतलब बनायूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब गलत है और ये राइटर यहाँ पे करेक्ट हो। जैसे फतवा है जहानदारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखना है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर में मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बंगाली भाषा में लिखा गया था 1882 में। ये स्वतंत्रता संग्राम का समय चल रहा था। 1857 का काफ़ी मीन्स पहला हमारा भारत का आप कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट वो था। ठीक है, तो और ये वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो भी इन्हीं का रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो किसके किसके बीच फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, तो आप वर्ल्ड मैप में अगर कभी ध्यान से देखे होंगे, ग्लोब में या वर्ल्ड मैप में, तो आपको यहाँ से 0 डिग्री से जाते जाते 180 तक दिखाता है। ठीक है, ईस्ट, और इधर से 0 डिग्री से वेस्ट तक पश्चिम की ओर 180 डिग्री दिखाता है, जो ऐसे दोनों मिलके 360 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोगों को वहाँ पे मतलब दिया हुआ रहता है, मैप में लोकेट किया हुआ रहता है ये सब चीज़ के बारे में, अक्षांश देशांतर वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़े होंगे, ध्यान में आपको होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ज्योग्राफी का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, नदी ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी और झेलम। तो पूछ रहा है भारत से बाहर के स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कैलाश पर्वतमाला से निकलती है, तिब्बत के पठार से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में आती है और फिर इंडिया में प्रवेश करती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन उससे पहले ये असम और बांग्लादेश में भी जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में था जानकारी। अगला प्रश्न है कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो झूम कृषि क्या होता है? एक जगह को, एक ऐसा स्थान हो, जंगल, पेड़ पौधा, उस स्थान को साफ किया, जलाया, वहाँ पे खेती किए। ठीक है, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ गए। तो झूम कृषि ये अभी भी इन राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न 12, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माने जाने वाला तुमलपल्लई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन ये प्रभाव में आया था 2005 में। 2005 में ये मतलब बोलते हैं ना, हर जगह अपना हर देश जो भी इसमें सम्मिलित थे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल का समझौता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि 1-2 देश शामिल होते हैं, बहुत से देश शामिल थे। तो ये जापान में ही शुरू हुआ था, जापान का एक शहर क्योटो करके नाम था। ठीक है, तो वहीं से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, ये समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 69 तक जो हमारा क्या चला था, योजना अवकाश चला था। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन आप जानते हैं ये 5-5 सालों का होता था। ठीक है, तो ये 1951 से शुरू हुआ था, 2017 तक चला था, जो कि अब प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग उसकी जगह पे आ गया है। ठीक है, तो उस समय सूखे की समस्या थी, काफ़ी ज़्यादा सूखे की समस्या थी और उस समय एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो इसी रीज़न से सूखे की समस्या के कारण ही उसमें अवकाश लेना पड़ गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान दर्जा दिया गया है? तो संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था ये ग्राम स्तर पर मीन्स गांव के लेवल पर काम करती है। और तो यहाँ पे जैसे नगर पालिका शहर में काम करती है, उसी तरह पंचायती राज ग्राम के स्तर पर गांव लेवल पे काम करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी के द्वारा फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न 18, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 के भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितना अनुमानित किया गया है? तो अगर इसका मतलब बेसिक आपको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में मैं आपको अगर इसका परिभाषा बताऊं जीडीपी का, तो ये देश की आर्थिक गतिविधि और दिए गए अवधि के दौरान मीन्स देश में जो हमारे देश में पूरा इंडिया में जो भी आर्थिक गतिविधि हो रहा है, ठीक है, और जो एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है अपनी सीमाओं के भीतर देश के अंदर ही, ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए बाउंड्री है इंडिया का, और इसके भीतर सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को दर्शाती है। ठीक है, तो भी वस्तु का उत्पादन हुआ है, सेवा का जो भी टोटल मूल्य होगा वो क्या दर्शाती है? जीडीपी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन था मतलब इकोनॉमिक्स के परिभाषा में मैं आपको अगर बताऊँ तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से 8.5% अनुमानित किया गया है। ठीक है, तो जीडीपी 2022-23 का। अगला प्रश्न है, भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, लिपि की अगर उत्पत्ति बोला जाए ये कब से मानी जाती है, तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता के समय से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई लिपि से ही कोई भाषा बनती है ये हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के दौरान भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग मतलब उस समय में नगरीय व्यवस्था चलती थी और रहते थे, हम लोग ये बात को जानते हैं। प्रश्न 20, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इधर देश के बारे में नाम देश दिया हुआ है और इधर राजधानी दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण सूडान का जो कैपिटल है वो जुब्बा है। ठीक है, बाकी कतर का दोहा है, जम्बाबिया का लुसाका है, सीरिया का दमिश्क है। ठीक है, इसके अलावा ये सब यहाँ पे तीनों करेक्ट है, ये गलत है। तो खार्तूम की जगह में क्या होगा? तो जुब्बा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इधर राइटर्स के बारे में नाम दिया गया और इधर बुक के बारे में नाम दिया गया, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किसने क्या लिखा है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, ये तो हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पन्नी के द्वारा लिखा गया है, तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद राजतरंगिणी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है, तो सी का हो गया 1। और डी गाथा सप्तशती ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौन बचा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मीन्स हाल के द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे मैच कर रहा है 4, 3, 1, 2, तो बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है और सैंडल पीक वृहद अंडमान द्वीप में स्थित है। तो ये दोनों अपोजिट होंगे। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? वृहद अंडमान में। ठीक है, ये इस पे हो जाएगा। और सैंडल पीक जो है वो दक्षिणी अंडमान में, क्योंकि अंडमान द्वीप जो हमारा है वो बटा हुआ है 3 हिस्सों में। ठीक है, तो वो आपको उत्तर, दक्षिण, वृहद और मध्य इस तरह से आपको देखने को मिलेगा अंडमान द्वीप के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो सिपकिला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दर्रा आपको पता है पहाड़ों के बीच से छोटा सा पतला सा जगह होता है जाने का, वही होता है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक उत्पादन से।
बहुत सारे क्रांति हुए हैं, हरित क्रांति, लाल क्रांति, गोल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, ठीक है, आलू के लिए, दूध के लिए, मीट के लिए, टमाटर के लिए, बहुत मछली उत्पादन के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन डी भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न 25, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो ये 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश से प्रेरित होकर की गई थी? तो फ्रेंड्स ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, सोवियत रूस। उस समय का जो सोवियत रूस था, मीन्स अभी जो रूस है वो अलग हो चुका है, टूट चुका है। पहले सोवियत रूस हुआ करता था जहाँ बहुत सारे देश शामिल थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27, संघाई सहयोग संगठन का जो 9वां नंबर का सदस्य, अस्थायी सदस्य, परमानेंट सदस्य देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, ठीक है। ईरान इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बाकी जो 8 सदस्य देश है, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, जहाँ पे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस, तजिकिस्तान ये सब मिलके संघाई सहयोग संगठन का स्थापना किए थे, ठीक है, जहाँ पे भारत 2017 में शामिल होता है, उज्बेकिस्तान 2001 में शामिल होता है। तो मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और इसका एससीओ का गठन कब हुआ था? तो 1996 में हुआ था, ठीक है। और अभी 9th नंबर का कौन मेंबर बना है? तो ईरान बना है 9वां नंबर का परमानेंट सदस्य। प्रश्न 28, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स पहला मतलब ऐसा पार्क बनने जा रहा है, वो कहाँ बनने जा रहा है? दिल्ली में बनने जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार काफ़ी कुछ करती रहती है, जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी आया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रदूषण से निपटारा के लिए करते ही रहती है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न है, ऑप्शन बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये त्रिरत्न में क्या बताया गया था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मीन्स सही व्यवहार हो, सही ज्ञान हो और सही आचरण हो, सही चीजें हो, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। लास्ट प्रश्न है, भारत में अधिकांश लिपियों की जननी किस लिपि को माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि को सबसे मीन्स अधिकांश लिपियों की जननी माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 प्रश्न। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपको कितने प्रश्न आते थे, क्योंकि ये यही कोशिश किया गया है स्टडी फॉर गोल्स की तरफ से कि आपको बिल्कुल नेशनल जीके का प्रश्न सिलेबस के अनुसार उस तरह बताया जाए, कि इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट लाया गया है। तो यहाँ पे ये 30 प्रश्न खत्म होते हैं। इसके अलावा आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। यहाँ पे खोटा का क्लासेस आप देख सकते हैं 499 में आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप खोटा से रिलेटेड अगर टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी हमारे स्टडी फॉर गोल्स में अवेलेबल है। आपको ऐप डाउनलोड करना है और फिर वहाँ विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी है खोटा का, मात्र 199 रुपीज़ में है। सामान्य ज्ञान का 149 में बस, जहाँ पे 7500 प्रश्नों का पूरा आपको एक मीन्स महाअभ्यास करने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड सामान्य ज्ञान से भी 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसे भी मीन्स पूरा सीरियसली लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आप चाहे तो वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसे भी परचेस कर सकते हैं, ताकि एक ही बार आपको पूरा झारखंड का सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न मिल जाए। इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश पेपर है तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं, उसको भी आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। आप सभी का धन्यवाद।